ना प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन चैप्टर है जो हमारा। प्रोनाउन के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोनाउन के बारे में कुछ बेसिक बातें जाननी ज़रूरी हैं। तभी हम इसके जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने जैसे फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आए या कॉमन एरर्स में आए तो हम उनको क्रैक कर पाएंगे। तो पहले कुछ बेसिक्स जानना ज़रूरी है। प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन का यूज़ कहाँ होता है, प्रोनाउन किसकी जगह पर यूज़ किया जाता है। तो पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउंस की एक शीट। और अब बच्चों चैप्टर टू चैप्टर भी इस पे मैं अपलोड करूँगा। जैसे आज प्रोनाउन, जैसे PQRS की 4 शीट हो चुकी हैं। PQRS जिस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन उसको थोड़ा सा सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो होती हैं और ऑब्जेक्ट, इनकी नॉलेज होना ज़रूरी है। आप जब भी PQRS की शीट को देखें उससे पहले एक बार अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो इसी हमारे चैनल पे सबसे पहली जो मेरी वीडियो है, जो सबसे फर्स्ट वीडियो है इस चैनल की, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उसको एक बार देखकर तब PQRS पढ़ना, आपको ईजिली समझ में आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर हमें PQRS कम समझ में आया शीट से, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं हमें 100 आ गया सर, उसके बाद हमारे क्वेश्चंस अच्छे से बनने लगे। तो जिनके क्वेश्चन बनने लगे उन बच्चों ने वो वीडियो अच्छे से देख रखी है या क्लास में हमसे वो चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो ये आपका बेस है, ये पिलर है कि सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं इसकी भी 2-3 शीट, 4 शीट मैं अपलोड करूँगा। तो फर्स्ट शीट है, बहुत बेसिक है, बिल्कुल बच्चों जैसी चीज़ें हैं, इजीली समझ आ जाएंगी, थोड़ा सा कंसंट्रेशन अगर हुआ तो। यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले प्रोनाउन के बारे में थोड़ा लिखा है। अ प्रोनाउन इज़ यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस और पैराग्राफ। प्रोनाउन बच्चों है क्या? प्रोनाउन जैसे कि किताबों में नाम लिखा है, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है, मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा इंग्लिश को लेकर, कि आप इसकी हिंदी मीनिंग बनाने पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग बनाने पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप इंग्लिश सीख जाएंगे, जबकि सीखनी इंग्लिश है। इंग्लिश का मतलब है आधी हिंदी आधी इंग्लिश, जिसका पेपर में कोई यूज़ ही नहीं है। पेपर इंग्लिश का आता है और आप सीख जाओगे इंग्लिश, तो नंबर तो अपने आप ही कमाने हैं। तो आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो इसके मीनिंग पे मत जाइए कि इसका मीनिंग सर्वनाम है। आप इसका मीनिंग ये समझिए, प्रोनाउन जो है वो प्रो प्लस नाउन से मिलकर बना है। यानी कि एक ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पर यूज़ हो जाए। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह पर यूज़ हो जाए। क्यों यूज़ हो जाए? क्योंकि नाउन के रिपीटेशन को बचाने के लिए। हमारी डेफिनेशन में लिखा है हमने, अ प्रोनाउन इज़ यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन। यानी प्रोनाउन का यूज़ किस लिए होता है? अवॉइड करने के लिए, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। किसका रिपीटेशन अवॉइड करना है? नाउन का। हम बार बार नाउन का यूज़ ना करें, इसलिए चैप्टर बना हुआ है प्रोनाउन। एक बार तो आपको नाउन का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आपने मान लो नरेंद्र मोदी के बारे में कोई बात लिखी, तो फर्स्ट टाइम आपको लिखना पड़ेगा नरेंद्र मोदी। मोदी यानी कि एक नाउन है, उनका नाम है। अब उनके नाम की जगह पर आप जब बार बार यूज़ करेंगे तो ही यूज़ करेंगे, जो कि एक प्रोनाउन है। अगर आपने बार बार सेंटेंस में, बार बार उस पैराग्राफ में नरेंद्र मोदी बार बार यूज़ किया, तो समझ लो आप नाउन का बार बार रिपीटेशन कर रहे हो, जो कि इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें 3 पार्ट बने हुए हैं। एक सब्जेक्टिव केस है, सेकंड पार्ट ऑब्जेक्टिव केस है, थर्ड पार्ट पर्सन्स है। तो फर्स्ट को देखिए, जैसे आई, सब्जेक्टिव केस में सबसे पहला है आई। आई का जो ऑब्जेक्ट होता है, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है मी।
अभी आप बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान ना दें कि आई का मतलब मैं होता है, मी का मतलब मुझे होता है। इस मतलब से इंग्लिश हमारी अब तक अच्छी नहीं हो पाई है। तो इस मतलब को कुछ देर के लिए रेस्ट पे डाल दें आप। आपके लिए फ़ायदे की बात बोल रहा हूँ मैं। तो आपको पहले क्या करना है, इसके मीनिंग को बिल्कुल साइड कर दो, जितना बता रहा हूँ उतने पे ध्यान दो। फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे आपके सामने टिक जाए। सॉरी। तो बच्चों जैसे आई लिखा है, आई एक सब्जेक्टिव केस है, यानी आई का यूज़ कॉपी पेन लेके बैठा करो जब वीडियो देखो। और यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है किस चीज़ पर, कि भाई जो हमारा सब्जेक्टिव केस है ना वो यूज़ कहाँ होगा। नोट बना लो इस चीज़ के लिए। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बिल्कुल पहले, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, इनके बिल्कुल पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस वाली टेबल का यूज़ होगा। जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है सब्जेक्टिव केस, ये कहाँ यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बिल्कुल पहले। कभी भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले ऑब्जेक्टिव केस वाली टेबल का यूज़ नहीं हो सकता बच्चों। हाँ, अगर बात करें ऑब्जेक्टिव केस कहाँ यूज़ होगा, तो मेन वर्ब के बिल्कुल बाद, जो भी मेन वर्ब होगी उसके बिल्कुल बाद यूज़ होगा ऑब्जेक्टिव केस। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बिल्कुल पहले सब्जेक्टिव केस और मेन वर्ब के बिल्कुल बाद ऑब्जेक्टिव केस, ये बात आप लिख लो। अभी आपको यूज़ कराऊंगा जब इसका, तो आपको अच्छे से ये चीज़ें हेल्प करेंगी। तो देखिए, आई का ऑब्जेक्ट है मी, और आई से बनने वाला कुछ भी, जैसे आई से मी बना है, आई से माई बना है, आई से माइन बना है, आई से माई सेल्फ बना है, जितने भी आई से बनने वाले शब्द हैं उन सबको वही मानना है जो खुद आई है। और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यानी आई को आपको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मानना है। तो मी को भी क्या मानना है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। माई को भी क्या मानना है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। इसी तरह माइन को भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, माई सेल्फ को भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी कि जो आई है, आई से बनने वाला हर शब्द भी वही है। सेम यू को चेक करो, यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, जितने भी वर्ड यू से बनेंगे वो सभी शब्द, वो हर वर्ड बिल्कुल वही होगा जो यू होगा। और यू क्या है, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो यू को हमने सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों बोल रखा है ना, उसको समझो आप ऐसा क्यों बोला गया। मान लो मेरे सामने एक बच्चा बैठा है जिसका नाम राम है। राम जब तक मेरे सामने बैठा है वो मेरे लिए यू है। और यू का मतलब होता है सेकंड पर्सन, क्योंकि फर्स्ट तो मैं खुद हूँ ना। स्पीकर हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है और लिसनर हमेशा सेकंड पर्सन होता है। तो बोल मैं रहा हूँ, सुन राम रहा है, तो राम मेरे लिए सेकंड पर्सन हो गया जो मेरे बिल्कुल सामने है, लेकिन वो अकेला है। तो यू सेकंड पर्सन है, और जब वो अकेला होता है तो वो सिंगुलर है। लेकिन राम के साथ थोड़ी देर बाद एक विद्यार्थी और आके बैठ गया जिसका नाम रितेश है। एक विद्यार्थी और आके बैठ गया जिसका नाम रमन है। एक और बैठ गया जिसका नाम हिमांशु है, जिसका नाम परम है। ऐसे बहुत सारे बच्चे आकर उसके साथ बैठ गए। अब बच्चों, जब वो उसके साथ बैठ गए तब भी वो लिसनर ही हैं, क्योंकि बोल तो तब भी मैं रहा हूँ, पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ, वो सिर्फ सुन रहे हैं। और जो लिसनर है वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है, और इस बार उनकी संख्या ज़्यादा है तो वो प्लूरल हो जाएंगे। यानी कि सेकंड पर्सन प्लूरल भी होता है और सेकंड पर्सन सिंगुलर भी होता है। अब हम बात करेंगे दे की। दे बच्चों यहाँ पे ना मिस प्रिंट हो गया, जैसे दे लिखा है ना सब्जेक्टिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में दे की जगह पे दैम लिख लेना आप। ये मिस प्रिंट हो गया, आप इसको ठीक कर लेना। यानी सब्जेक्ट हमारा दे है और ऑब्जेक्ट हमारा दैम है। इसको थर्ड पर्सन प्लूरल माना जाता है। इसको थर्ड पर्सन इसलिए माना जाता है जब आई और यू के बीच बातचीत होती है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, कोई भी कन्वर्सेशन चल रही है उनके बीच। तो आई फर्स्ट पर्सन है क्योंकि वो बोल रहा है, यू सेकंड पर्सन है क्योंकि वो सुन रहा है। लेकिन हम दोनों बात किसकी कर रहे हैं, किसी तीसरे की, लेकिन वो तीसरे संख्या में ज़्यादा है। जैसे मैं और राम बात कर रहे हैं और मैंने कहा हमारी क्लास के सारे बच्चे
मेहनत करते हैं। तो मैं और राम जो बात कर रहे हैं, आई और यू बात कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या हो गए हमारे लिए वहाँ पर, थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी कि दे। सॉरी। अगर हम बात करें वी की, तो वी यहाँ पर, वी का ऑब्जेक्ट अस है, और वी से बनने वाला हर वर्ड, जैसे मैं बता ही चुका हूँ आपको कि जैसे आई से बनने वाला हर वर्ड क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसी तरह वी से बनने वाला हर वर्ड भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। क्योंकि वी का मतलब होता है आई प्लस यू, यानी वी का जन्म हुआ है आई और यू के मिलने से, और आई और यू मिल जाएंगे तो संख्या बढ़ जाएगी ना। जैसे मैंने कहा मैं और तुम गरीबों की मदद करेंगे, मैं और तुम राष्ट्र की सेवा करेंगे। तो ये जो भी बात मैं बोल रहा हूँ, मैं और तुम में बहुत सारे बच्चे भी हो सकते हैं, एक मैं हो गया तो हम सब हो गए प्लूरल। तो वी का जन्म हुआ है आई प्लस यू के मिलने से, यानी वी को प्लूरल इसलिए कहा गया क्योंकि उसकी संख्या ज़्यादा है, और फर्स्ट पर्सन इसलिए कहा गया क्योंकि वी का जन्म हुआ है आई प्लस यू से, ना कि यू प्लस आई से। तो पहले आई को रखा जाता है वी में, आई प्लस यू, और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। तो आई फर्स्ट पर्सन होने की वजह से हमने वी को पर्सन का नंबर दे दिया वही कि फर्स्ट पर्सन है, लेकिन संख्या ज़्यादा होने की वजह से उसको प्लूरल बोल दिया गया। ही और शी की बात करें तो ही और शी थर्ड पर्सन है। जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं और राम बात कर रहे हैं कि आज क्लास में रिया नाम की स्टूडेंट नहीं आई, आज क्लास में मोहन नाम का स्टूडेंट नहीं आया, शिखा नाम की स्टूडेंट नहीं आई, हम मतलब किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का अगर नाम ले रहे हैं तो वो हमारे लिए थर्ड पर्सन है, क्योंकि बात कौन कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन तो बात कर रहे हैं किसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में। तो जो थर्ड पर्सन है अगर वो अकेला है तो वो सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन अगर ज़्यादा है तो वो प्लूरल है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वाली पूरी स्क्रीन पे जो लिखा है वो सब समझ आ गया होगा। इसके नोट्स बना लेना आप, इससे आगे की बातें भी 2-3 वीडियो में मैं डालूंगा। काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको क्वेश्चंस करने में इन 2-3 वीडियो से भी। सॉरी। अब देखो आपके सामने स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल बेसिक, जो कि सबसे बेस क्वेश्चंस बोल सकता हूँ मैं इस चैप्टर को समझने के लिए, वो दिए गए हैं। तो आपको पहले इनका यूज़ सिखा रहा हूँ। मैं फिर कहूँगा ये बात, आप पेन और नोटबुक लेकर बैठिए, बहुत सी चीज़ें नोट करनी होती हैं टाइम टू टाइम। आपको स्मार्ट नहीं बनना है कि हमें सर आपने बता दिया हमें समझ आ गया, ये समझ ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं कर लोगे, जब तक ज़्यादा देर तक समझ आया हुआ टिकेगा ही नहीं। वो कब तक दिमाग में रहने वाला है, जब तक उसकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो आप उसको पहले लिख लो, फिर प्रैक्टिस करते जाना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यू स्कोर्ड, जो आपने स्कोर किया है, एज मैनी रन्स एज। बच्चों आपको एक तरीका बताता हूँ, देखो ऐसे क्वेश्चन करने का। सबसे पहले ये चेक करना है, प्रोनाउन के चैप्टर के लिए बात कर रहा हूँ अभी मैं, सिर्फ प्रोनाउन के बारे में। पहले मैं चैप्टर टू चैप्टर कुछ वीडियोस डाल दूँ, उसके बाद हम मिक्स वीडियो डालेंगे कॉमन एरर या फिलअप की। फिर तब तक आप इतने डेवलप हो चुके होंगे कि आप क्वेश्चन के अंदर ये समझ पाएँ कि यहाँ प्रोनाउन की प्रॉब्लम आ रही है या आर्टिकल्स की आ रही है या नाउन की आ रही है। तब तक आप बहुत डेवलप हो चुके होंगे। तो आप एक एक शीट पे काम करते चलो। अगर आपको दूर तक का लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा तो बस वहाँ तक चलते रहो जहाँ तक का दिखाई दे रहा है, लक्ष्य तक आप इजीली पहुँच जाओगे। हिम्मत ये नहीं हारनी है कि लक्ष्य तो बहुत दूर है, दिखाई ही कुछ नहीं दे रहा, आगे जाना कहाँ है। जितना दिख रहा है उतने चलते रहो। कहने का मतलब है जितनी शीट समझ आ रही है उतनी समझते जाओ। पहले से ही चिंता करके मत बैठो कि सर हमसे तो एरर बनते ही नहीं, हमसे तो फिलअप बनते ही नहीं, क्लोज टेस्ट होते ही नहीं। वो बहुत दूर है अभी। उन तक जाने के लिए ये जो बीच की कड़ियाँ हैं ना डेली की, बस इन कड़ियों को जोड़ते चलो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब में आपको वो पार्ट जो आपको कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया करता था वो कब से बनने लगा। आपको पता नहीं चलेगा, उससे पहले आपको आ जाएंगी चीज़ें। तो देखो इसके लिए कुछ तरीके बता रहा हूँ आपको। एक एज और एज आपको जहां दिख जाए, लिखा है ना एज मैनी रन्स एज,
जहां भी एज दिख जाए आपको उस एज के बाद प्रोनाउन तब यूज करना है, प्रोनाउन उस फॉर्म में यूज करना है। पहले एज के पहले ही देख लो कि प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है या ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह। अभी मैंने इससे पहले वाली जो पेज था, स्क्रीन थी, उसमें आपसे एक बार डिस्कस की थी कि सब्जेक्ट वाली टेबल का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले, और ऑब्जेक्ट वाली टेबल का यूज होता है मेन वर्ब के बाद। तो आप इसमें पहले तो जाओ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पास। तो बच्चों हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन है इसमें? हेल्पिंग वर्ब हमें कोई भी दिखाई इसमें नहीं दे रही है, तो अब हम मेन वर्ब का सहारा लेंगे, मेन वर्ब से हेल्प लेंगे। और मेन वर्ब है हमारी स्कोर। स्कोर की सेकंड फॉर्म स्कोर्ड लिखी है जो, ये हमारी मेन वर्ब है। इन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लेना, स्कोर के ऊपर मेन वर्ब लिख लेना, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। तो मेन वर्ब के बिल्कुल पहले जो आया वो सब्जेक्ट है, यानी हमारा प्रोनाउन जो है अभी तक हमें सब्जेक्ट की तरह यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई होता नहीं दिया है। अगर इस स्कोर के बिल्कुल बाद कोई प्रोनाउन यूज हुआ होता तो हम उसको मानते क्या? उसको मानते हम ऑब्जेक्ट। लेकिन स्कोर के बाद तो कोई प्रोनाउन ही नहीं है। जो हमने दो टेबल अभी पढ़ी हैं उनमें से एक भी शब्द नहीं है स्कोर के बाद, यानी स्कोर के बाद कोई ऑब्जेक्ट की तरह प्रोनाउन यूज नहीं हुआ, सिर्फ स्कोर से पहले जो यूज हुआ वो सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। तो नोट बना के लिख लो कि जो एज नाम का शब्द है, अगर उसके पहले प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो एज के बाद भी प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, ना कि ऑब्जेक्ट की तरह। तो हमारे दो एज हैं जिसमें से एक एज के पहले यू यूज हुआ है। आप स्कोर पे ध्यान मत दो, सीधे जाओ प्रोनाउन के पास। एज के बिल्कुल पहले देखो एक ही प्रोनाउन यूज हुआ जिसका नाम यू है, जो कि सब्जेक्ट है। तो हमें जो दूसरा एज है ना, उसके बाद भी प्रोनाउन यूज करना है दो में से एक, दे में से या दैम में से, और वो यूज करना है जो इनमें से सब्जेक्ट हो। तो टेबल जो आपको दिखाई थी अभी, समझाई थी, उसमें देख लेना जो दे नाम का शब्द है ना, वो दे नाम का शब्द बच्चों प्रोनाउन है, और कैसा प्रोनाउन है? सब्जेक्ट की तरह यूज होने वाला, यानी आंसर विल बी दे। जबकि बोलने में सही कौन सा जच रहा है? देम। एकदम जचता है, ठीक लगता है कि देम अच्छा है, एज देम, लेकिन गलत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, हरी एंड, अब डैश दिया जैसे, तो आप इसको चेक मत करो, पहले चेक करो हेल्पिंग वर्ब को। मैं अक्सर क्लास में बोलता हूँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले किसी चीज को चेक ही मत करो। तो आप पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब कौन है? वर। और अगर हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बिल्कुल पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। आपके पास ब्रैकेट में दो वर्ड दिए हैं, एक आई और एक मी, तो खुद सोच सकते हो कि सब्जेक्ट कौन होगा? आई करेक्ट आंसर होगा इसका, यानी हरी एंड आई वर absent इन द क्लास। समझते जा रहे होंगे आप मेरी बातें कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा। दो एज अगर दिए हैं तो पहले वाले एज से पहले चेक कर लो, अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो दूसरे वाले एज के बाद भी ऑब्जेक्ट की तरह आएगा, और अगर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो दूसरे वाले के बाद भी सब्जेक्ट की तरह आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कैन आई स्पीक इंग्लिश एज वेल एज। अब फिर देखो दो एज आए हैं, जो पहला एज है उससे पहले चेक करो बच्चों कि कोई प्रोनाउन इसमें यूज हुआ है। तो देखो हमने एज के बिल्कुल पहले देखा इंग्लिश है, इंग्लिश प्रोनाउन है ही नहीं। प्रोनाउन वो हैं जो मैंने आपको पहले वाली स्क्रीन पे शो किए हैं, मेंशन किए हैं। इंग्लिश कोई प्रोनाउन नहीं है, स्पीक कोई प्रोनाउन नहीं है, स्पीक तो बल्कि एक वर्ब है, और वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट है, यानी आई यहाँ पर यूज जो हो रहा है वो एज अ सब्जेक्ट हो रहा है, ना कि एज अ ऑब्जेक्ट। तो अगर एक एज से पहले सब्जेक्ट आया हुआ है तो दूसरे एज के पहले भी, दूसरे एज के बाद भी सॉरी, सब्जेक्ट का यूज होगा। तो यहाँ पर दूसरे वाले एज से, एज के बाद यूज होगा हमारा दे। फोर्थ देखिए, लेट यू एंड डैश टेक अ चांस। बच्चों बहुत इजी है, बहुत इजी। लेट को देखते ही समझ जाया करो, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट हो आपका लेट से, तो लेट के बिल्कुल बाद 101% आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है।
लेट यू एंड मी टेक अ चांस। मेरी बात समझ गए होंगे आप। लेट के बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, यानी लेट को देखते ही समझ जाओ कि सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता, ऑब्जेक्ट आएगा। आपने अक्सर सुना होगा, जैसे हम बोलचाल में यूज कर देते हैं लेट मी गो। किसी ने आज तक लेट आई गो नहीं सुना होगा या बोला होगा। लेट मी टीच इंग्लिश, लेट मी सिट, लेट मी स्लीप। यानी लेट के बाद आपने ऑब्जेक्ट सुना है, कभी भी सब्जेक्ट नहीं सुना। बिकॉज लेट ऑलवेज टेक ओनली ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, वेट फॉर रवि एंड। अब यहाँ पे चेक करो, जो यहाँ पे सेंटेंस शुरू हुआ वो हुआ वेट से। वेट के बाद आया फोर, और बच्चों फोर है एक प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज होता, ना कि सब्जेक्ट का। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना, कभी भी सब्जेक्ट का यूज नहीं करना। आप रवि पे ध्यान दोगे तो रवि से समझ नहीं पाओगे कि रवि सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर फोर पर ध्यान दोगे तो फोर एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो भी आए, चाहे किसी का नाम आए या नाम की जगह यूज होने वाला प्रोनाउन आए, वो ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा। या, यानी फोर के बाद यहाँ रवि जो है वो ऑब्जेक्ट है, और एंड के बाद दूसरा शब्द भी ऑब्जेक्ट ही आएगा, यानी मी आएगा। वेट फॉर रवि एंड मी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ही नोज दैट एज वेल एज के क्वेश्चन तो दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाने चाहिए इस सीट के बाद। पहले एज के पहले चेक कर लो, जो फर्स्ट एज है, दो एज मिलेंगे। फर्स्ट एज के पहले चेक करो कि हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट की तरह। तो देखो एज के पहले तो दैट है, जो कि हम प्रोनाउन नहीं बोल सकते। नोज है, जो कि एक वर्ब है, वर्ब के पहले कौन आता है, सब्जेक्ट, और हमारा सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, ही। इसका मतलब एज के पहले सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है हमारा प्रोनाउन, तो दूसरे एज के बाद भी सब्जेक्ट की तरह यूज होगा हमारा प्रोनाउन, यानी आई का यूज होगा एज के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इट वॉज। अब बच्चों यहाँ पर जैसे लिखा है इट वॉज, तो थोड़ी सी दुविधा में आ जाते हैं बच्चे ऐसे सेंटेंस को देखकर। एक बहुत अच्छा तरीका समझा रहा हूँ आपको, नोट करना। कभी भी आपका सेंटेंस इट से स्टार्ट हो जाए, कभी भी सेंटेंस इट से शुरू हो जाए, और इट के बाद आपको इज़ या वोज का यूज मिल जाए। इट से शुरू हो जाए, इट के बाद वोज या इज़ का यूज मिल जाए, तो आप उस वोज या इज़ के बाद सब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हो और ऑब्जेक्ट का भी कर सकते हो। दोनों बातें, दोनों सही हैं। सब्जेक्ट का भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट का भी कर सकते हो, लेकिन अगर वोज या इसके बाद जो भी आप यूज कर रहे हो ना, उसके बाद ये चेक कर लेना जो भी शब्द आपने यूज किया है, कि जैसे मान लो आपने इट वोज आई लिख दिया, तो आई के बाद चेक करो कि सेंटेंस आगे भी कॉन्टिन्यू है या वहीं पे फुल स्टॉप हो गया। अगर कॉन्टिन्यू है, अगर इट से शुरू है फिर उसके बाद वोज है, वोज के बाद आपने अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ लिख लिया, मी लिख लिया, आई लिख लिया, उसके बाद ये चेक करो कि सेंटेंस आगे कंटिन्यू चल ही रहा है या फुल स्टॉप हो चुका है। अगर कंटिन्यू चल रहा हो तो आपको वहाँ पर सब्जेक्ट का यूज़ करना है, ना कि ऑब्जेक्ट का। और अगर सेंटेंस वहीं पर फुल स्टॉप हो जाए तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है बच्चों। जैसे इट वॉज मी बिल्कुल करेक्ट है, अगर इसके बाद हु ना हो, टोल्ड ना हो, यू ना हो, मतलब आगे का सेंटेंस ना हो, तो इट वॉज मी राइट है। लेकिन इट वॉज मी और उसके बाद हु भी हो, टोल्ड भी हो, तब वहाँ पर मी गलत है, वहाँ पर आई आना चाहिए। यानी यहाँ पर क्या यूज़ होगा जो करेक्ट है, इट वॉज आई हु टोल्ड यू द होल स्टोरी, तो यहाँ पर आई आएगा बच्चों। 8th देखिए, बिटवीन यू एंड डैश आई हैव अ क्लियर व्यू। मैं आपको अभी बता चुका था, 2 मिनट पहले ही बताया मैंने, कि जो कोई भी प्रेपोजिशन है उस हर प्रेपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, ना कि सब्जेक्ट का। तो बिटवीन के बाद जो यू है वो भी ऑब्जेक्ट है, और एंड के बाद जो दूसरा आएगा वो भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए, यानी मी का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज। बिल्कुल बच्चों वही यूज है जो एज का था वही सो एज का है, जो एज का था वही सो एज का है। दोनों में फ़र्क क्या होता है एडजेक्टिव की सीट में बताऊंगा ही, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ अभी जिसकी थोड़ी ज़रूरत है। जो एज है वो यूज़ होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, और जो सो एज है वो यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंस में। मैंने कहा भी मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, मैंने पूरा कंप्लीट नहीं बताया इनका यूज़ आपको। कंप्लीट यूज़ हम जब पढ़ेंगे जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। थोड़ा सा हिंट दिया है कि अगर 2 बार एज यूज़ हुआ है तो समझ लेना सेंटेंस पॉजिटिव है, और अगर सो एज यूज़ हुआ है तो समझ लेना सेंटेंस नेगेटिव है। और आपके सामने 9th देख लो आप, यू आर नोट यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, इसीलिए वहाँ पर सो एज का यूज़ हुआ है। लेकिन प्यारे बच्चों सो एज बिल्कुल एज की तरह मान के चलो आप। जिस तरह पहले वाले एज से पहले चेक करते थे आप कि सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, इसी तरह सो से पहले चेक करो कि प्रोनाउन हमारा जो यूज़ हुआ है जो कि यू है वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है या ऑब्जेक्ट की। कैसे पता चलेगा? हेल्पिंग वर्ब चेक करो। हेल्पिंग वर्ब कौन है? आर। उसके बिल्कुल पहले कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? यू। इसका मतलब अब इंटेलिजेंट के बाद वाला जो एज है उसके बाद भी हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे यानी दे का यूज़ करेंगे। तो मेरी उम्मीद है आपको 9 सेंटेंस तक बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल मज़े मज़े में समझ आ गए होंगे। मज़े में ही पढ़ाई करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस तो तब लेनी होती है जब आदमी कुछ करता नहीं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो स्ट्रेस का मतलब ही नहीं बनता। आप डेली पढ़ रहे हो, स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, और फिर भी स्ट्रेस ले रहे हो तो बुद्धू हो। फिर स्ट्रेस तब ली जाती है जब हम कुछ करते ही नहीं। स्ट्रेस का काम उनको दो जो कुछ कर नहीं रहे, आप सिर्फ पढ़ाई का काम करो। 10 देखिए, सुनील इज़, यहाँ पे भी वही मिस प्रिंट है, एक एन एक्स्ट्रा हो गया, तो आप इसको सुनील नाम लिख लेना जब अपने नोट्स बनाओ। सुनील इज़ एज ओल्ड एज। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो के बाद जितने मेरे प्यारे से स्टूडेंट हैं वो एज और सो एज के क्वेश्चन को तो देखते ही 1 सेकंड में ख़त्म कर देंगे, क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि आपको 2 एज दिखे तो आप पहले एज के पास जाओगे और पहले एज से चेक करोगे कि उसके पहले सब्जेक्ट यूज़ हुआ है या ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो पहले एज के पहले सब्जेक्ट यूज़ हुआ है जो कि सुनील है। आप नाम पे मत जाना कि सर ये तो नाउन है हमें कैसे पता चलेगा। आप सिर्फ ये देखो कि जो सुनील है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले है ना, और अगर हेल्पिंग वर्ब से पहले है कोई वर्ड तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी सुनील यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। तो एज के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो भी सब्जेक्ट की तरह ही आएगा, यानी आई का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यू आर नोन टू माई ब्रदर एंड डैश। अब इसमें आई एम ई में से कुछ यूज़ करना है, तो पहले बच्चों चेक करते हैं। यू आर नोन टू, अब नोन टू के बाद देखो यहाँ पर जो आर है वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन है यहाँ पे? नोन टू। और मेन वर्ब के बाद मैं पहले ही बता चुका हूँ हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है ना कि सब्जेक्ट का। तो नोन टू के बाद जो माई ब्रदर है वो भी ऑब्जेक्ट है, और एंड के बाद जो आएगा वो भी ऑब्जेक्ट आएगा यानी मी आएगा। आंसर विल बी मी। कुछ 5-7 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चों। इन क्वेश्चंस को करने के बाद एक भी फिल इन द ब्लैंक्स, एक भी ऐसा कोई एरर जो आपको आई मतलब सॉरी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड दिखाई दे उसको करके देखना। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप 10 सेंटेंस बनाओगे इससे रिलेटेड तो आपके 9 ठीक होने की पूरी गारंटी है। 10वां ठीक होने की तब गारंटी नहीं है अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए, थोड़े से ज़्यादा सोच गए इस चीज़ के बारे में। बिल्कुल लाइटली लो। पढ़ाई बहुत हार्ड काम नहीं है, दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई। तो स्ट्रेस फ्री होके करोगे सारे क्वेश्चन ठीक बनेंगे। एग्ज़ाम में बच्चों के क्वेश्चंस रह तब जाते हैं जब वो घबरा ज़्यादा जाते हैं। ये बिल्कुल वो सिचुएशन है, सांप के काटने से इंसान नहीं मरता बल्कि सांप ने काट लिया ये सोच के इंसान जल्दी मरता है, और इस वजह से जल्दी मर जाता है। अगर आपने किसी को बताया ही नहीं है कि सांप ने काट लिया और उस व्यक्ति को काट भी लिया हो, तो कहा जा सकता है कि शायद ठाकुर जी की कृपा है उस व्यक्ति पर।
तो वो व्यक्ति बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रह पाएगा, उसका इलाज ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है। लेकिन अगर उसने खुद देखा है अपनी आंखों से कि मुझे सांप ने काट लिया, तो समझ लो वो जल्दी चला जाता है, क्योंकि सोच सोच के मर जाता है व्यक्ति। सेम पेपर में भी वही सिचुएशन है। पेपर नाम का जहर आपके अंदर जैसे ही आता है कि आज पेपर है, घबराहट शुरू, घड़ी की तरफ देखते हो, क्वेश्चंस जो आता है वो भी नहीं आता उस टाइम, इतना घबरा जाते हो। तो उस समय सिर्फ हरे गोविंद हरे कृष्णा नाम का जप किया करो और भगवान जी के ऊपर छोड़कर बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाया करो, और तब क्वेश्चन करो, तो देखना आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही फील होगा और अच्छा स्कोर भी होगा। चलो प्यारे बच्चों, 12th देखते हैं। ही इज़ एज रिच एज, मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है अब ये एज का, तो कोई सेंटेंस बताने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। पहले एज से पहले देखो ही है जो कि सब्जेक्ट है, दूसरे एज के बाद भी आई आएगा जो कि सब्जेक्ट है। नोबडी बट वॉज एब्सेंट। अब देखो नोबडी और उसके बाद दिया गया बट। बच्चों इस सेंटेंस को मैं यहीं पे होल्ड कर रहा हूँ, इस सेंटेंस को मुझे कमेंट में बताएंगे आप। मैं कुछ काम तुम्हें भी देना चाहता हूँ ताकि थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा नेट पे सर्च, थोड़ा सा किताबों में सर्च आप भी करें। अगर आपको सारा पका पकाया दे देंगे ना, तो आप खुद एफर्ट्स लगाओगे ही नहीं। मैं आपको थोड़ा सा काम दे रहा हूँ। एक तो 13 आप करेंगे, 14 आप करेंगे, 15 भी आप करेंगे, 16, 17, 18, 19, ये चलो मैं बता देता हूँ। नहीं, 19 भी आप करेंगे क्योंकि 19 में सिखा चुका हूँ। इस स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन बचे हुए आप करेंगे, बस 16, 17, 18 मैं बता रहा हूँ। हालांकि कर आप इनको भी सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चलो एक दो क्वेश्चन में और आपकी हेल्प कर दूँ। 16 देखिए, बाकी आप करेंगे। कमेंट में आंसर देना है बच्चों। आंसर देने से एक तो मुझे ये पता चलता है कि कितने बच्चे डेडिकेटेड हैं, कितने बच्चे चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, और सर आप भी हमारे लिए कुछ ना कुछ कंटेंट अच्छा से अच्छा तैयार करो, मेहनत करो, ताकि मैं भी मेहनत करूं और आप भी मेहनत करें। और ठाकुर जी कभी भी किसी की मेहनत को रखते नहीं हैं। आप मेहनत करोगे वो अच्छे से अच्छा उसके लिए आपको रिज़ल्ट देंगे, अगर आप उन पर भरोसा करके मेहनत करोगे तो आप एफर्ट्स लगाने हैं आपको। अब मैं 16th कर रहा हूँ। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन। अब बिटवीन आते ही माइंड में एक बात आती है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद बच्चों ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, यानी यू भी एक ऑब्जेक्ट है और एंड के बाद जो आएगा वो भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इट मीन्स वी यूज़ हेयर ओनली हिम, हिम यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। 17 देखिए, नो वन इज़ सो ब्लाइंड एज, सो एज अभी समझाया था, ये भी आप ही करेंगे। 18 देखिए, इट इज़ वेरी इजी फॉर, फोर यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या यूज़ होगा ये भी आप ही करेंगे। तो इस स्क्रीन पे बच्चों जितने भी क्वेश्चन हैं ज़्यादातर आप ही बताएंगे मुझे। आपको बस इस तरह टाइप कर देना है कि 12th और उसके सामने लिख देना है आपको, जैसे आई या फिर मी, जो भी आपको सूटेबल लगे। तो बच्चों एक दिन वीडियो नहीं अपलोड कर सका, कल थोड़ा बिजी शेड्यूल था। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये सभी अनएक्सपेक्टेड हमारे साथ सिचुएशंस होती हैं जिनकी उम्मीद भी ना हो, वो सिचुएशंस। तो हमें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस से अगर जीतना है, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ लाइफ में अनएक्सपेक्टेड बहुत कुछ होता है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट जो करते हैं वो हमारा प्लान है कि भाई हम ऐसा करेंगे, इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। लेकिन इन केस आपको अगर ये लगता है, इन केस अगर आपको ये लगता है कि सर हमने प्लान किया था कि 4 बजे सुबह उठकर हम पढ़ेंगे, ठीक है, 5 बजे रिवाइज़ करेंगे, 6 बजे एक बार मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इन केस घर पे कोई गेस्ट आ जाता है, अब आपको तो उस गेस्ट की आओ भगत में समय देना पड़ेगा। तो ये अनएक्सपेक्टेड है बच्चों, जिसके लिए हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, जो उम्मीद नहीं की, और वो एकदम से हो गया। तो ऐसी सिचुएशन सबके साथ लाइफ में होती है अनएक्सपेक्टेड। मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को तोड़ने के लिए
जिस समय भगवान हमारा फ्री टाइम, हमारा बिल्कुल अच्छा टाइम दे रहा होता है, हमें चल रहा होता है हमारा टाइम, उस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा काम कर दो, ताकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल जिस टाइम आप करो उस टाइम आपको लॉस ना लगे। तो मैं भी आगे से कोशिश करूँगा, और आप भी अक्सर कोशिश किया करो कि जिस समय आपको लग रहा है कि आज मेरा पूरा दिन फ्री है, आज मैं पूरे दिन पढ़ाई कर सकता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को निपटा दो। आने वाले 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक का भी काम निपटाने की कोशिश करो, क्योंकि अगले दिन की या उससे अगले दिन का आपको कुछ नहीं पता। आप और हम संजय तो नहीं है ना महाभारत के, कि हमें पहले ही दिखाई दे रहा है कि ये होने वाला है। तो आप और हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ा देना पड़ेगा जिस टाइम आपको लग रहा है आज टाइम है, ताकि किसी दिन सिचुएशन ठीक ना हो। जैसे कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं, फीवर हो गया, जुकाम हो गया, तो हमारा रूटीन टूट जाता है, वो भी अनएक्सपेक्टेड है। अब मुझे थोड़ी पता मुझे आज से तीसरे दिन बाद जुकाम होना है या मुझे फीवर हो सकता है, तो वो अनएक्सपेक्टेड है। तो उससे पहले पहले उस काम को निपटा लें, ताकि अनएक्सपेक्टेड को भी हम बीट कर दें। क्योंकि हमें जीतना है बच्चों, और जीतने के लिए स्ट्रेटजी हमेशा खुद पर बनानी है, ना कि दूसरों पर बनानी है। खुद पर काम करना है। और मेरी हर स्क्रीन पे आपको ज़्यादातर दिखता होगा, अगर खुद से नहीं आ रहे तो जीत पक्की है। बस इसी चीज़ के साथ मेहनत किया करो, कोई नहीं रोक रहा आपको। आपको कामयाब होने से कोई ना तो रोक सकता है और ना कोई रोक रहा है। ये सब एक्सक्यूज़ होते हैं, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, हमारे मेरे ये सिचुएशंस थी, मैं कुछ कर नहीं सका। ये सब अपने आप को कुछ समय के लिए तसल्ली देने के शब्द होते हैं। सिंपैथी है ये। आपको अगर लाइफ में सबसे ज़्यादा नफ़रत अगर किसी चीज़ से करनी है बच्चों, तो सिंपैथी से। सहानुभूति इंसान को कमज़ोर बनाती है। बस सिंपैथी मत लो किसी से। कोई अगर बोल भी रहा है भाई आपकी कोई गलती नहीं है, सिचुएशन ऐसी थी, उस समय वहाँ से उठ जाओ, समझ लो कि ये व्यक्ति आपको कमज़ोर बना देगा, चाहे वो कितना भी प्यारा क्यों ना हो। आपको बिल्कुल आयरन बनना है, और आयरन क्या होता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जय श्री राधे, जय हरे कृष्णा। प्यारे बच्चों, आज की शीट पे काम करना, अगली शीट आपकी टाइम पे अपलोड हो जाएगी कल भी, ठीक है। इसी तरह चलते रहेंगे, और धीरे धीरे चलते चलते कितनी वीडियोस, कितना सिलेबस कवर हो जाएगा आपको और मुझे पता तक नहीं चलेगा, और हमें एक ज़बरदस्त वाला इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक बार फिर से हरे कृष्णा।